तो कंसंट्रेशन की नेक्स्ट यूनिट क्या है आपकी, मैंने बोला पीपीएम कंसंट्रेशन। ये आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं आता, अब इसका यूज भी नहीं होता, लेकिन कंसंट्रेशन टर्म में आता है, इसलिए हम इसको आपको बता देते हैं। पीपीएम कंसंट्रेशन का पूरा मतलब होता है नाम पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन। क्या नाम होता है, पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन। पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन को इजी वे में अगर आपको समझना है, बिल्कुल सिंपल मेथड से, तो मैं पहले आपको इसका एक फार्मूला है उसको लिखता हूँ, और फार्मूला लिखते ही मैं इसका कंपैरिजन मास परसेंटेज से कराऊंगा, और तुरंत आप दोनों कंसंट्रेशन में डिफरेंस क्लियर कर लेंगे कि व्हाट इज द सिमिलरिटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंसंट्रेशन यूनिट्स, वन इज मास परसेंट एंड अदर इज पीपीएम कंसंट्रेशन। तो मैं आपको पीपीएम कंसंट्रेशन का पहले फार्मूला देता हूँ, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन आपको आपके पीडीएफ फाइल में भी होगी मेरे सोल्यूशन की नोट में, और मैं आपको बता भी दूंगा। तो पीपीएम कंसंट्रेशन अगर आपको निकालना है किसी भी सॉल्यूट का, तो सिंपल सी बात है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ solution in gram into 10 to the power 6 into 10 to the power 6। अब आप इसको कंपेयर करो तो ये फार्मूला आपने मास परसेंट में भी निकाला था कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, और W बाई W के टर्म में निकाला था ग्राम ग्राम दिया। तो फिर इसमें और उस फार्मूले में डिफरेंस क्या था, जहां आपने 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे किया है, वहां पर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया। 100 मीन्स 10 टू द पावर 2, तो जहाँ 10 टू द पावर 2 है तो वो मास परसेंटेज हो गया। और अगर ये पीपीएम कंसंट्रेशन आपसे पूछ देता है, तो जहाँ 100 लिया था आपने, वहाँ 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 का मतलब हो गया 10 लाख, 10 लाख, यानी किसी भी सोल्यूशन के 10 टू द पावर 6 पार्ट में सोल्यूट का कितना अमाउंट अवेलेबल है, इस कंसंट्रेशन को कहते हैं पीपीएम कंसंट्रेशन। तो पीपीएम कंसंट्रेशन को बहुत सिंपल तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, क्या, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ग्राम में जनरली यूज करते हैं, प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 part of the solution is called its ppm concentration। जो आपने ये अभी डेफिनेशन दी है, the amount of solute in gram present in 10 to the power 6 part of the solution, अगर आपने यहीं पर 100 लिख दिया होता तो ये मास परसेंट हो जाता, और यहीं आप 10 टू द पावर 6 लिख देते हैं तो ये क्या हो गया, पीपीएम कंसंट्रेशन। तो बहुत सिंपल है पीपीएम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना, और इसकी सिंपल टर्म सिमिलरिटी किसके साथ है, मास परसेंट के साथ है। तो मैंने आपको बताया कि पीपीएम कंसंट्रेशन अगर यूनिट आती है या पूछता है, तो आप बिल्कुल मास परसेंट को ही डिफाइन करो, बस जहां आपने 100 से मल्टीप्लाई किया था वहां 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई। बेसिकली ये बोला जाता है कि लैबोरेटरी टर्म में या इंडस्ट्रियल टर्म में अब इस कंसंट्रेशन यूनिट का यूज नहीं होता है, इस वजह से आप अब इसका यूज नहीं करते, लेकिन कंसंट्रेशन के सिस्टम में आता है, इसलिए ये भी एक यूनिट होती है। इस पर भी हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, जरा उसको आप ध्यान से देखते हैं। एग्जांपल क्या है, इन पर केजी ऑफ सी वाटर, इन पर केजी ऑफ सी वाटर, ध्यान दीजिएगा, 5.8 into 10 to the power -3 gram of O2 is dissolved. Calculate ppm concentration of O2 in सी वाटर। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, आपने सी वाटर लिया है, कितना लिया है, पर केजी। पर केजी को आप ग्राम में क्या बोलोगे, 1000 ग्राम।
यानी 1000 ग्राम आपने सी वाटर लिया, समुद्र का जल लिया, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी है पर केजी 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो आप ऑक्सीजन का ppm कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ये बताते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए, मैं भी इसके पिछले लेक्चर के टर्म में दिया था आपको, जब आपको मैंने डिफरेंस क्लियर करवाया था W/W का, W/V का और V/V का, उसमें मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था, उसमें आप सॉल्वेंट नहीं डायरेक्ट सोल्यूशन लिए थे। सेम वे में आप जरा ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो जो ये पर केजी आपको दिख रहा है, पर केजी मतलब 1 केजी, पर केजी का मतलब क्या हो गया 1 केजी, और 1 केजी को हम क्या बोल सकते हैं 1000 ग्राम बोल सकते हैं। ये 1000 ग्राम जो है वो सी वाटर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि O2 क्या है, O2 आपकी गैस है, यानी इस O2 गैस को हमने एक्सटर्नल प्रेशर दे करके वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अब वो वाटर नहीं रहा, उसमें वाटर में O2 भी डिसॉल्व है, इसलिए वो क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। तो ये अमाउंट किसका दिया हुआ है सॉल्यूशन का, और ये अमाउंट किसका दिया हुआ है सोल्यूट का, और ये आपका फार्मूला है, सोल्यूट यहाँ पर है, सॉल्यूशन यहाँ पर है, इंटू 10⁻⁶ करते हैं। तो इस फार्मूले पर इस वैल्यू को हम कैसे रखते हैं, फिर से दिखाते हैं कि ppm कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया आपको 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन 1 केजी को हमने क्या मान लिया 1000 ग्राम। इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको कि जो यूनिट ऊपर है उसी टर्म में हम नीचे की भी यूनिट को चेंज करते हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है। और अगर यहाँ पर आपने इंटू 100 कर दिया तब तो ये मास परसेंट हो जाएगा, लेकिन अगर 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ppm कंसंट्रेशन हो जाएगा, और जो भी इसका आंसर आप सॉल्व करोगे निकलेगा और उसकी यूनिट क्या हो जाएगी ppm। तो ये रहा आपका ppm कंसंट्रेशन। इसमें मैंने आपको बताया कि अगर ppm कंसंट्रेशन को आपको इजीली नॉलेज में रखना है, इसको किसके साथ कंपेयर करिए मास परसेंट के साथ। मास परसेंट में आपने जो W/W का टर्म दिया है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। तो जहां आपने मास परसेंट में इंटू 100 किया था, वहां पर अगर आप 10⁻⁶ कर दे मल्टीप्लाई, तो ये मास परसेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा ppm कंसंट्रेशन में पार्ट्स पर मिलीमीटर। कंसंट्रेशन की जो नेक्स्ट यूनिट है उसका नाम है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी में भी मैंने आपको बताया था कि नॉर्मेलिटी जो आपके सोल्यूशन का यूनिट है, इसका यूज अब कंसंट्रेशन मेजरमेंट में नहीं किया जाता, लेकिन मैंने आपको बताया कि नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ppm कंसंट्रेशन, ये सब कंसंट्रेशन की यूनिट्स के पार्ट रहे हैं। पहले इनका वैल्यू था, अब ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं है, वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा रिमूव कर दिया गया है। अदरवाइज आप जब 12th पास कर जाएंगे उसके बाद आपको नॉर्मेलिटी से मुलाकात करनी पड़ेगी, उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। तो कंसंट्रेशन की सीक्वेंस में हम लोग आपको नॉर्मेलिटी स्टार्ट करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। तो टॉपिक है आपका आज का नॉर्मेलिटी। इसको हम कैपिटल N से भी डिनोट करेंगे। ये कंसंट्रेशन की नेक्स्ट यूनिट है। चलिए आपको बताते हैं कि नॉर्मेलिटी होता है क्या। बिल्कुल बेसिक 2 वर्ड में आपको नॉर्मेलिटी को समझाता हूँ। पहला कि नॉर्मेलिटी का यूज क्या है, तो आपका आंसर होगा सर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिटरमाइन करने के लिए हम नॉर्मेलिटी का यूज करते हैं। तो नॉर्मेलिटी के बेसिस पर अगर हम कंसंट्रेशन को मेजर करने जाते हैं तो इसके लिए बस 2 फंडामेंटल टर्म आपके माइंड में होने चाहिए। पहला, जो आप सोल्यूट लेंगे वो सोल्यूट होगा आपका ग्राम इक्विवेलेंट, और दूसरा जो आप सोल्यूशन लेंगे वो सोल्यूशन कितना लेंगे आप 1 लीटर सोल्यूशन। सोल्यूट किस में लेना है आपको ग्राम इक्विवेलेंट में लेना है, और सोल्यूशन किस में लेंगे आप लीटर में लेंगे। मैं आपको
पिछले क्लास में बताया था कि कंसंट्रेशन मेजरमेंट में जो मास परसेंटेज आपने पढ़ा था इन द टर्म ऑफ W/W%, और फिर बाद में आपने एक और यूनिट पढ़ी थी ppm कंसंट्रेशन। तो जब मैंने आपको ppm कंसंट्रेशन पढ़ाया तो उस टाइम मैंने बताया था कि इट इज़ रिलेटेड विथ मास परसेंटेज, आपको याद होगा। तो क्यों ये मास परसेंट से रिलेटेड है? क्योंकि दोनों की डेफिनेशन और दोनों का फार्मूला लगभग एक जैसा था। बस मास परसेंट में आपने क्या किया था, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूशन में आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और पीपीएम कंसंट्रेशन में आपने क्या बोला कि जहां हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे वहां हम 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये पीपीएम कंसंट्रेशन हो जाए। तो मास परसेंट और पीपीएम कंसंट्रेशन दोनों एक जैसा आपने स्टडी किया। फिर उसके बाद जो आपने ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन पढ़ा था, उस ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन में क्या था, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन में आपने सोल्यूट किस में लिया था, ग्राम में लिया था, और सोल्यूशन किस में लिया था, लीटर में लिया था। मैं आपको सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है नॉर्मेलिटी के केस में, मैंने सोल्यूट को अगर यहां से इक्विवेलेंट वर्ड को मैं रिमूव कर दूं, ध्यान से देखिए, तो आपने सोल्यूट किस में ले लिया, ग्राम में ले लिया, सोल्यूशन किस में लिया, लीटर में ले लिया। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये नॉर्मेलिटी का नहीं है, ये ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन का है। तो मैं आपको कहां पहुंचाना चाह रहा हूं, अब आप समझने की कोशिश करो कि नॉर्मेलिटी और ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन दोनों को आप एक साथ अपने माइंड में रख सकते हैं। इन दोनों की भी सिमिलरिटी आप दिखा सकते हैं। कैसे? तो जहां आपने सोल्यूट ग्राम में लिया, सोल्यूशन 1 लीटर किया, ये हो गया ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। तो मैंने अभी बोला कि ग्राम के वर्ड के आगे आप क्या लगा दो, इक्विवेलेंट। क्या लगा दो, इक्विवेलेंट। आप और टर्म में वेट भी यहां लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, तो टोटल हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ओके, अब ये इक्विवेलेंट वर्ड लगने के बाद अब ये ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन। एक वर्ड आपने चेंज कर दिया और आपका ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन क्या हो गया, नॉर्मेलिटी। तो आपने क्या किया, नॉर्मेलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए सोल्यूट किस में लेंगे आप, ग्राम इक्विवेलेंट में, और सोल्यूशन किस में लेंगे आप, लीटर में। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इन दोनों से आप नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन तैयार कर सकते हो। कैसे? तो देखिएगा, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution is called normality of solution। तो पहला आपने क्या वर्ड यूज किया, ग्राम इक्विवेलेंट लिया। दूसरा आपने क्या टर्म यूज किया, 1 लीटर, जो मैंने आपको पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया। नॉर्मेलिटी को डिफाइन कर लिया आपने, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऊपर कर दीजिए और 1 लीटर सोल्यूशन नीचे कर दीजिए, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो क्या लिखा आपने, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन, किसमें लिया, लीटर। मैंने ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन में भी एक और आपको फार्मूला दिया था जिससे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते थे और आंसर आ जाता था। तो नॉर्मेलिटी के लिए भी आप उस फार्मूले का यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो? तो नॉर्मेलिटी के लिए मैंने एक सिंपल सा फार्मूला प्रिपेयर किया, आपके लिए ध्यान दें, W into 1000 अपॉन कैपिटल E into सॉल्वेंट इन ml। आपको मैं बता दूं, नॉर्मेलिटी में कैपिटल M क्या है, नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। W क्या है, आपने बोला था वेट या मास ऑफ सोल्यूट है, और कैपिटल E आपका क्या है, ये इक्विवेलेंट वेट है। क्या है ये, इक्विवेलेंट वेट। अब ये इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं आपको इसी क्लास में बताऊंगा, और बहुत सारे
कंपाउंड्स का, बहुत सारे मिक्सचर का, आपको जो भी कंपाउंड उसमें अवेलेबल होते हैं मॉलिक्यूल, उन सबका इक्विवेलेंट वेट दे भी देता है, नहीं भी देता है तो आप कैसे निकालते हैं ये मैं इसके जस्ट बाद आपको समझाऊंगा। क्योंकि बिना इक्विवेलेंट वेट के आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो नॉर्मेलिटी का एक सिंपल सा फार्मूला आप अपने माइंड में रखेंगे, नॉर्मेलिटी N इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन कैपिटल E इंटू सॉल्वेंट इन ml। तो E क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट है, और W क्या है आपका, मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये कंसंट्रेशन की बहुत अच्छी यूनिट है। इसको आपने कैसे डिफाइन किया, आपने कहा सिंपल सी बात है, दो वर्ड बोल देते हैं और डेफिनेशन उसकी तैयार हो जाएगी। पहला, सोल्यूट को ग्राम इक्विवेलेंट में ले लेंगे और सोल्यूशन कितना लेंगे, 1 लीटर ले लेंगे, नॉर्मेलिटी फिनिश। अब नॉर्मेलिटी को आपने कैसे एक्सप्रेस किया, ये फार्मूला हो गया, और इस बेसिस पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और उसकी बेसिस पर मैं इस नॉर्मेलिटी को समझाता हूं। एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा कि 40 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 500 ml of water. Calculate normality of solution. क्वेश्चन समझिए, आपने 40 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया है, किसमें किया है, 500 ml वाटर में किया है। पहले से भी आप जानते हैं कि जो कंपोनेंट आपका स्मॉल अमाउंट में होगा वो सोल्यूट होता है, और जो लार्ज अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सॉल्वेंट दिया हुआ है ml में, तो आप जब सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी या ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन निकालते हैं तो वहाँ आपको सोल्यूशन किस में लेना है, लीटर में। तो फिर आप अपने ml को किस में चेंज करेंगे, लीटर। और इस फार्मूले में ऑलरेडी ध्यान से देखो, नीचे आपने सॉल्वेंट ही डायरेक्ट लिया है ml में, तो ऊपर जब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑलरेडी लीटर में चेंज हो जाएगा। तो कुछ नहीं करिए, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ एक चीज, वो गिवन किया हुआ है, क्या गिवन, कैपिटल E इज इक्वल टू 40। तो मैंने बोला जब क्वेश्चन में कैपिटल E दिया है तब तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। अब आप देखते हैं कि नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट होती है। तो नॉर्मेलिटी N इज इक्वल टू, फार्मूला आपके सामने, तो मैं दोबारा फार्मूला लिखना नहीं चाहूंगा, आप देखो। तो आपका W यानी मास कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम। तो इसका मतलब हो गया कि अगर आपका W दिया है 40 ग्राम और कैपिटल E भी दिया है 40, तो आप इस वैल्यू को फार्मूले में रखो, तो ये हो जाएगा बच्चा 40 इंटू 1000 अपॉन कैपिटल E कितना 40 इंटू सॉल्वेंट कितना दिया आपका 500 ml। ये 40 से 40 कैंसिल, ये 2 सा हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2। आप चाहो तो इसको N भी लिख सकते हो, 2N, या इसको लिख सकते हो 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये नॉर्मेलिटी का यूनिट हो जाएगा। क्यों, ग्राम इक्विवेलेंट ये हो गया ग्राम, ये हो गया इक्विवेलेंट, और पर लीटर में आपको बनाना था। तो इस एग्जांपल से आप नॉर्मेलिटी को अच्छी तरह निकाल सकते थे, समझा सकते थे क्या, कि अगर 40 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया 500 ml ऑफ वाटर में, तो आप उसकी नॉर्मेलिटी बताओ। तो आपने बोला नॉर्मेलिटी हमको एक्सप्लेन करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। पहला, सॉल्वेंट किस में है, ml में दिया है, वो दे दीजिए। सोल्यूट कितना आपने यूज़ किया है वो बता दीजिए, क्योंकि बिना सोल्यूट सॉल्वेंट के सोल्यूशन नहीं बनेगा। और उसका इक्विवेलेंट वेट क्या है, और इक्विवेलेंट वेट अगर नहीं दिया है तो उसे आपको कैलकुलेट करके तब वैल्यू को रखना पड़ेगा। तो मैं आपको अब इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ। नॉर्मेलिटी मेरे टर्म में आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं अब आपको इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है तो बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, नॉर्मेलिटी जो अभी हम लोगों ने फिनिश किया, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की एक यूनिट है, और नॉर्मेलिटी में मैंने अभी आपको बताया भी क्या कि सोल्यूट को ग्राम इक्विवेलेंट में ले लीजिए, सोल्यूशन 1 लीटर ले लीजिए, हो गई नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी को कैसे आप कैलकुलेट करते हैं उसके लिए मैंने फार्मूला भी आपको दे दिया, क्या था, N इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन कैपिटल E इंटू सॉल्वेंट इन ml। ध्यान रहे, जब तक आप इक्विवेलेंट वेट नहीं डिटरमाइन करेंगे आप किसी की भी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट नहीं करेंगे।
फिर मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंट वेट वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो आप इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी सब्सटेंस का हम इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आपका सब्सटेंस तो मेनली तीन ही हो सकता है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, साल्ट हो सकता है। एसिड बेस साल्ट का ही इक्विवेलेंट वेट जनरली कैलकुलेट करते हैं टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। तो इक्विवेलेंट वेट अगर आपको एसिड का निकालना है, अब आप एसिड में बहुत सारे एग्जांपल देखते हो, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 फास्फोरिक एसिड, इस तरह से बहुत सारे एसिड हैं। तो अब आप कैसे निकालते हैं उनका इक्विवेलेंट वेट, मैं आपको दिखाता हूँ। एसिड का इक्विवेलेंट वेट आप तभी निकालोगे जब उस एसिड का आपको पहले से क्या पता हो, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। क्या बोला मैंने, बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या है, मैं स्टार्ट में लिखता हूँ -H पॉजिटिव आयन, -H पॉजिटिव आयन। अब इसका क्या मतलब है, आपने छोटे क्लास से पढ़ा है, आपने खुद डिफरेंस क्रिएट किया होगा, एसिड क्या है, बेस क्या है, साल्ट क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एसिड क्या है, तो आपका एक ही आंसर होगा, 10th का याद करो, अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। जो स्पीसीज H+ आयन प्रोड्यूस करता है उसे एसिड कहते हैं, जो स्पीसीज OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है उसे बेस कहते हैं। जब कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल ब्रेक करके कैटायंस और एनायंस का फॉर्मेशन करता है उसे सॉल्ट कहते हैं। तो एसिड की सबसे बड़ी पहचान क्या हो गई कि वो H+ आयन रिलीज करेगा, इसलिए वो H+ आयन रिलीज करेगा। H+ आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं, वो प्रोटॉन नहीं जो न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन प्रोटियम वर्ड से आया है। और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, रिप्लेस हुआ है। तो अगर यहाँ से H के पीछे माइनस साइन है, इसका मतलब है कि आपके सिस्टम से रिलीज हुआ है। और ये प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे के रिलीज हुआ है। और किसी स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज आए तो वो इलेक्ट्रॉन ले के रिप्लेस हुआ है। और ये अगर पीछे इसके माइनस साइन है, इसका मतलब एसिड ने H+ आयन रिप्लेस किया है। तो ये रहा आपका फार्मूला, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, किसका मॉलिक्यूलर वेट, ऑफ एसिड। जिस एसिड का आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, उसी का आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहो। बेसिसिटी का मतलब क्या हुआ, मैं अगर आपसे पूछता हूँ तो आप क्या बोलोगे, रिप्लेसेबल प्रोटॉन या रिमूवल ऑफ H+ आयन। अब ये सारे जो एसिड हैं जिनके पास जितना H+ आयन रिलीज करने की कैपेसिटी होगी, उसी H+ आयन के नंबर से उसके मॉलिक्यूलर वेट में डिवीजन कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। किससे करिए, एसिड ने कितना H+ आयन प्रोड्यूस किया है उसकी रिएक्शन दिखाओगे कि सर इतना H+ आयन रिलीज हुआ है। जैसे HCl है, HCl कितना H+ निकाल सकता है, 1। H2SO4 है, कितना निकाल सकता है, 2। H3PO4 है, कितना निकाल सकता है, 3। तो जिस एसिड ने जितना H+ आयन प्रोड्यूस किया है, उस H+ आयन के नंबर से उसके मॉलिक्यूलर वेट में डिवाइड कर दीजिए, वही जो रिजल्ट आएगा उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको HCl का बताता हूँ, तो एग्जाम्पल में आप जरा ध्यान से देखना, E मतलब सिंबल हो गया बेटा किसका, HCl इज इक्वल टू, HCl का मॉलिक्यूलर वेट और HCl कितना H+ आयन रिलीज करता है। तो मैं इक्वल टू पहले क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। अब आपको कैसे निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो आपके सामने फार्मूला, आप बोलेंगे नहीं मुझे HCl का मॉलिक्यूलर वेट बता दो और HCl कितना H+ आयन रिलीज करता है ये बता दो, तो फिर मैं बोलूँगा बचा ही क्या है कि जब मैं ये बता दूँ मैं वो बता दूँ। खैर आपको HCl है तो आप पहले उसका क्या निकालो, मॉलिक्यूलर वेट, और बाद में उसको रिएक्शन से दिखाओ कि वो कितना H+ आयन प्रोड्यूस करता है, तब जाके आप उसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ HCl का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए पहले तो आप HCl की रिएक्शन कर रहे हो, HCl की रिएक्शन करके क्या मिलेगा कि HCl ने कितना H+ आयन प्रोड्यूस किया।
H प्लस आयन कितना प्रोड्यूस किया HCl ने? 1। तो इसका मतलब है कि अपॉन 1 कर देंगे HCl। अब हमें क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl, और ये आप तब जानोगे जब आपको H और Cl का एटॉमिक मास पता होगा। तो ये सिंपल सा है, 10th में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। तो दिया रहता है कि H का एटॉमिक मास 1 होता है और Cl का कितना होता है 35.5, टोटल कितना हो जाएगा 36.5। अब आपको HCl ने कितना H प्लस आयन प्रोड्यूस किया ये पता चल गया, और HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ये पता चल गया। तो अगर ये पता चल गया तो फिर आप HCl का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, जरा ध्यान से देखें। HCl मॉलिक्यूलर वेट कितना था 36.5, और कितना H प्लस उसने प्रोड्यूस किया 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 36.5। इट मीन्स आप ध्यान से अगर देखो तो HCl का जो मॉलिक्यूलर वेट था, HCl का वही इक्विवेलेंट वेट। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं कि उनका मॉलिक्यूलर वेट ही उनका इक्विवेलेंट वेट होता है। कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ही इक्विवेलेंट वेट हो सकता है? सिंपल सा आंसर है सर, जिसमें अपॉन 1 हो जाए, यानी जो एक ही H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा उसका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा। अब एक और मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अगर आपको इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का निकालना है तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कैसे निकालेंगे। क्या क्या चाहिए आपको? H2SO4 कितना H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है और H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है। अगर ये दोनों वैल्यू आपको मिल गई तो आप इसका भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। पहले हम रिएक्शन करके बताएंगे कि H2SO4 कितना H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले में देखो आप 2 हाइड्रोजन है, इसने 2H प्लस आयन प्रोड्यूस किया और SO4 पे 2 माइनस चार्ज आ गया। इसका मतलब हो गया कि इसने 2H प्लस आयन प्रोड्यूस किया। किसी आयन के ऊपर कितना चार्ज आता है ये डिपेंड करता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है। तो ये मैं आपको एक्स्ट्रा किसी क्लास में पढ़ा दूंगा अगर आपको इस तरह की कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं तो। बस आपको ये मान के चलना है कि केमिस्ट्री में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस सीक्वेंस में आपको अल्टरनेट चीज़ों को देखना पड़ता है, बहुत सारी बेसिक चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इवन आप क्लास 9th में 10th में 11th में क्या क्या ऐसा सिंपल टर्म पढ़े हैं, इन सब का यूज़ आपको हर क्लास में जब आप आगे जाएंगे तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि विदाउट वैलेंसी केमिस्ट्री नहीं हो सकती, विदाउट ऑक्सीडेशन नंबर केमिस्ट्री नहीं हो सकती, विदाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला केमिस्ट्री नहीं हो सकती, विदाउट मॉलिक्यूलर सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन नहीं हो सकती। तो सबका बेसिक टर्म क्या है? उसकी वैलेंसी, उसका एटॉमिक नंबर, उसका मास नंबर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसके ऊपर चार्ज, इस सब का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, तब आप केमिस्ट्री को और इजी वे में इंटेक कर सकते हैं। तो H2SO4 का हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको डिसाइड हो गया कि H2SO4 आफ्टर आयोनाइजेशन क्या करता है 2H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, और हमें H2SO4 का क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट अगर आपको निकालना है H2SO4 का तो आपको किसका किसका एटॉमिक वेट चाहिए? हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन। अगर मैं आपको एक हेल्प कर देता हूँ कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो आप H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस हुआ? एक सिंगल एटम का मास एटॉमिक मास होता है और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किससे होता है? 2 और मोर एटम से होता है। तो जब 2 और मोर एटम्स की मास एटॉमिक मास को आप ऐड करोगे तब मॉलिक्यूलर मास होगा। क्यों? क्योंकि एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं। तो मोर देन 2 एटम रहेगा तो उसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तो अब आपके H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, तो एटॉमिक मास एक हाइड्रोजन का कितना है? 1, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2। सल्फर का कितना है? 32। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16, और इसमें कितने ऑक्सीजन है? 4, तो टोटल क्या होगा? 64। अब आप इसको ऐड करो बेटा तो ये आएगा 98। अब आपको H2SO4 में कितने H प्लस रिलीज होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका इक्विवेलेंट वेट, ये अलग से बहुत रेयर दिया रहता है, इसलिए मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ
कि अब से आप इक्विवेलेंट वेट मतलब खुद भी पढ़िए और जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसको बता भी दीजिएगा। तो H2SO4 का ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास आया 98 और उसने कितने H+ आयन प्रोड्यूस किए? 2। फार्मूला देखिए इक्विवेलेंट वेट का क्या क्या, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन रिप्लेसेबल H+ आयन। तो हम डायरेक्ट अब निकालते हैं किसका, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 का। ध्यान से देखें, इक्विवेलेंट वेट H2SO4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन रिप्लेसेबल प्रोटॉन। तो ये कितना आ गया 49। अब H2SO4 का वो आपको इक्विवेलेंट वेट नहीं दिया है न्यूमेरिकल में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अपने से निकाल के कर सकते हैं। तो इस तरह से इक्विवेलेंट वेट कितना आया 49, जबकि H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98। तो मैंने बोला कि दोनों में डिफरेंट भी हो सकता है। अब मैं एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। ये इक्विवेलेंट वेट आप सबका इस तरह से निकाल लो, रिएक्शन करके आप H+ आयन कितना निकालता है वो पता कर लो, उसका मॉलिक्यूलर मास पता कर लो और मॉलिक्यूलर मास में उसके H+ आयन से डिवाइड कर दो। अब अगर आपको इक्विवेलेंट वेट, ध्यान से देखिएगा, बेस का निकालना है, तो इक्विवेलेंट बेस का निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट चाहिए ऑफ बेस अपॉन, देखिए ध्यान से, एसिड की बेसिसिटी लेते हैं तो बेस की एसिडिटी लेते हैं और ये एसिडिटी हमको आपको भी होती है कभी कभी एक्स्ट्रा ले लेने से डाइट को। एसिडिटी, एसिडिटी का मतलब होता है -OH नेगेटिव आयन। ध्यान दीजिए, एसिड के साथ बेसिसिटी लेते हैं, बेस के साथ एसिडिटी लेते हैं। जब आप H+ आयन रिलीज कर रहे हो तो वो बेसिसिटी कहलाता है और जब OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हो तो वो एसिडिटी कहलाता है। ये उल्टा है, जैसे एसिड है तो एसिडिटी लिख दिए, बेस था तो बेसिसिटी लिख दिए, सीक्वेंस में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, एसिड के साथ बेसिसिटी और बेस के साथ एसिडिटी। तो अब एसिडिटी बेसिसिटी में कंफ्यूज क्यों हो रहे हो आप? आपको पता है रेडियस जी ने भी बोला था क्या, H+ आयन प्रोड्यूस करने वाला एसिड इन वाटर और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करने वाला बेस इन वाटर। तो क्या एसिडिटी बेसिसिटी करें दिमाग में, हम सीधे मॉलिक्यूलर मास में H+ से डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट एसिड का आ जाएगा, OH- से डिवाइड करेंगे तो बेस का आ जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि अगर इक्विवेलेंट वेट हमें NaOH का निकालना है या हमें इक्विवेलेंट वेट जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है तो हम कैसे निकालें। तो मैं NaOH का आपको बताता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्शन दिखा दूंगा, आप खुद से भी कर लेना, कभी कभी आपको भी कुछ अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH के लिए क्या करना होगा आपको, ध्यान दीजिएगा। पहले तो आप NaOH की रिएक्शन करके देखो कि इसने कितना OH नेगेटिव आयन रिप्लेस किया है, एक OH नेगेटिव आयन रिप्लेस किया। NaOH का अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अभी नॉलेज में होगा, दिया भी रहता है। सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 40। तो अब आप क्या निकालने जा रहे हो, इक्विवेलेंट वेट किसका, NaOH इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट 40 अपॉन रिप्लेसेबल OH 1 इज इक्वल टू 40। और आपको पहले से बहुत सिंपल वे में मैंने बता दिया कि अगर आपका डिनोमिनेटर 1 आएगा तो ऊपर वाली वैल्यू भी तो आंसर होगी। तो ये रहा इसका बेस का इक्विवेलेंट वेट, सबका आपको एक ही तरीके से निकालना है। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, ध्यान से देख लीजिए, और ये रहा फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। तो जिस तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड निकालते हैं उसी तरह इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस निकालते हैं। दोनों के लिए कंपलसरी क्या है, मॉलिक्यूलर मास जानना है, और एसिड है तो वो कितना H+ आयन रिलीज करता है उससे डिवाइड करो मॉलिक्यूलर मास में, और बेस जो है वो कितना OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है उसको डिवाइड करो आप मॉलिक्यूलर मास में, आपके एसिड और बेस का क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट वेट निकलेगा। अब मैं आपको साल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करना है ये बताता हूं, एक मिनट। छोटा सा टर्म और बचा साल्ट का, उसका भी दिखाते हैं, फिर हम लोग कंसंट्रेशन की अगली यूनिट में चलते हैं। तो अगर आपको तीसरा साल्ट का निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या, साल्ट, कोई भी साल्ट हो, तो आपको फिर इसका क्या निकालना होगा, पहले मॉलिक्यूलर वेट ऑफ साल्ट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ साल्ट अपॉन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज
पॉजिटिव चार्ज को आप क्या बोलते हैं? वैलेंसी भी बोल सकते हैं। किसी भी कैटायन की क्या पॉजिटिव वैलेंसी है उससे आप उसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपके साल्ट का क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। सिंपल सा फार्मूला इसका भी है, देखो आप, इसमें भी मॉलिक्यूलर वेट होना कंपलसरी है, इसमें भी मॉलिक्यूलर वेट होना कंपलसरी है और इसमें भी मॉलिक्यूलर वेट होना कंपलसरी है। बस एसिड में H+ आयन से डिवाइड करेंगे, कितना उसने H+ रिलीज किया, बेस में क्या कर रहा है, कितना OH नेगेटिव आयन रिलीज किया उससे डिवाइड किया, और इसमें जो कैटायन बनेगा, कैटायन और एनायन जो देता है वही साल्ट होता है, तो जो कैटायन बनेगा उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड कर दो। पॉजिटिव चार्ज NaCl है तो सोडियम 1 है, अपन 1 कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम पे 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल, पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड करते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इक्विवेलेंट वेट हमें NaCl का निकालना है, या एक और एग्जांपल देता हूँ Na2CO3 का निकालना है, या इक्विवेलेंट वेट हमें इसका और निकालना है। एक आपको दे दूं प्रैक्टिस के लिए, आप करते रहिएगा। CaSO4 का निकालना है। ये सारे क्या है? साल्ट है। साल्ट के बारे में और डिटेल में बताऊंगा जब आपको जरूरत होगी। फिलहाल ये आपका इक्विवेलेंट वेट है, मैं आपको इसमें बताता हूँ। अब आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करना चाहिए? उसका मॉलिक्यूलर वेट चाहिए और उसके कैटायन ने क्या किया, कितना पॉजिटिव चार्ज कंटेन किया है, उससे आप उसको क्या करो, डिवाइड कर दो, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो मैं आपको NaCl का इक्विवेलेंट वेट निकालने के दिखाता हूँ। NaCl का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? तो पहले आप NaCl को आयोनाइज करो वाटर में, तो आप क्या पाओगे? सॉरी, NaCl, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, कितना पॉजिटिव चार्ज आया आपके कैटायन पे? 1 पॉजिटिव चार्ज आया। कितना है पॉजिटिव? 1 पॉजिटिव आया, यानी अपॉन 1 करना होगा। अब आपको दूसरा क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट के लिए यहाँ देख लीजिए, हमें मिलेगा सोडियम का एटॉमिक मास कितना था? 23, और अभी आपने HCl में Cl का एटॉमिक मास कितना निकाला था? 35.5। तो बस Na का कितना हो जाएगा? 23 प्लस 35.5। ये बार बार आप न्यूमेरिकल करोगे बच्चा तो अपने आप आपको इस कप का एटॉमिक मास याद हो जाता है, बहुत हैवी नहीं है। और ये आ गया टोटल 58.5। दोनों चीज़ें आपके सामने हो गई। कैटायन का पॉजिटिव चार्ज कितना ये पता चल गया, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना ये पता चल गया। तो बस तुरंत हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट वेट NaCl क्या हो जाएगा? 58.5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 58.5। अब ये मान लीजिए आपको मैंने घर पे प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क दिया, ये मैंने आपको होमवर्क दिया, तो अब आप कैसे इसको निकालना, आप अपने प्रैक्टिस में पहले सोडियम कार्बोनेट देख लेना। सोडियम कार्बोनेट जब आप रिप्लेस कर मतलब आयनाइज करोगे तो ये 2 सोडियम है तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो चलो 2 सोडियम है 2 पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब डिवाइड हमें 2 से करना है। फिर आप क्या करोगे, सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। सोडियम का 23 रखना, कार्बन का 12 रखना, ऑक्सीजन का 16 रखना, टोटल कर लेना और अपॉन 2, क्योंकि 2 सोडियम है 2 कैटायन है 2 चार्ज। कैल्शियम सल्फेट का कैसे निकालोगे? पहले कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिएगा। कैल्शियम का कितना होता है? 40, सल्फर का कितना होता है? 32, और ऑक्सीजन का कितना? 16, सॉरी ऑक्सीजन का 16। अब टोटल कर लीजिएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। कैल्शियम सल्फेट अगर ब्रेक करता है तो कैसे? तो आप बोलेंगे सर हमें पता है कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का मेंबर है तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसके नेबरिंग पे 2 नेगेटिव चार्ज है। तो इसके मेटल पे कैटायन पे कितना पॉजिटिव चार्ज है? 2, तो अपॉन 2 कर लेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट अपॉन 2। क्यों अपॉन 2? क्योंकि आपने यहाँ पे फार्मूला लिखा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन। क्लियर? इस तरह से आप इक्विवेलेंट वेट का स्टडी करते हो। इक्विवेलेंट वेट एसिड का निकालते हैं, बेस का भी निकालते हैं, साल्ट का निकालते हैं। इस चैप्टर में इतने का ही है। एक इक्विवेलेंट वेट और भी आता है, द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जो आपके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है, जो आपने 11th में रिडॉक्स चैप्टर पढ़ा है। तो उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर में वेरिएशन आता है ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन, कि एक सब्सटेंस है रिएक्टेंट साइड में है, जब वो प्रोडक्ट साइड में जाता है तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर में इतने का वेरिएशन हुआ है। सपोज +3 था +5 हो गया, तो कितने का वेरिएशन हुआ? 2 का।
तो अब आपके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग सब्सटेंस का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट तो निकालना कंपलसरी है, बिना उसके तो निकालोगे नहीं। तो उस सब्सटेंस का क्या करो, पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, फिर देखो दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का वेरिएशन आया। मैंने बोला 3 और 5 का है टर्म, तो वेरिएशन 2 का आया, इसलिए अपन 2 कर देंगे तो उसका भी इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। कंसंट्रेशन की नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं जिसका नाम है मोलैरिटी। क्या नाम है, मोलैरिटी। इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी भी कंसंट्रेशन टर्म की एक यूनिट होती है जैसे नॉर्मेलिटी। अब मोलैरिटी को अगर आपको डिफाइन करना है तो फिर बिल्कुल उसी तरह ग्राम पर लीटर, नॉर्मेलिटी तो उसी तरह मोलैरिटी। अब मोलैरिटी के लिए हमको बेसिक टर्म क्या चाहिए, जैसे आपने बोला कि नॉर्मेलिटी के लिए हमें चाहिए सर सोल्यूट ग्राम इक्विवेलेंट वेट दे दीजिए, सोल्यूशन 1 लीटर कर दीजिए, हम नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। तो मोलैरिटी के लिए भी कुछ आपको इस तरह से मिल जाए तो आप मोलैरिटी को डिफाइन भी कर सकते हैं, मोलैरिटी कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो मोलैरिटी में क्या होता है आपको ध्यान देना होगा, मोलैरिटी में आपको लेना है सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स। क्या लेना है, नंबर ऑफ मोल, और सोल्यूशन जो आप लेंगे वो नॉर्मेलिटी की तरह 1 लीटर लेंगे। बस अगर ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप मोलैरिटी को भी कंफर्म कर सकते हैं। तो मोलैरिटी के लिए क्या बोला गया था आपको, मैंने बोला कि मोलैरिटी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो सोल्यूट कितना, नंबर ऑफ मोल्स, और सोल्यूशन क्या लेंगे 1 लीटर। जस्ट पहले नॉर्मेलिटी में क्या था, सोल्यूट ग्राम इक्विवेलेंट, सोल्यूशन 1 लीटर, तो एक ही तो डिफरेंस है। अच्छा डिफरेंस क्या है पहले ये देखते हैं, और नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में सिमिलरिटी क्या है ये भी देख लेते हैं। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में सिमिलरिटी ये है कि दोनों में सोल्यूशन 1 लीटर है, लेकिन डिफरेंस क्या है, उसका सोल्यूट ग्राम इक्विवेलेंट में था और इसका सोल्यूट किसमें हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। मैं इसी एक्सप्रेशन को आपको बताता हूं कि मोलैरिटी में कैसे यूज कर सकते हो। डेफिनेशन आप क्या दोगे इस बेसिस पर, सोल्यूट आपका नंबर ऑफ मोल्स है, सोल्यूशन 1 लीटर। अभी जस्ट आपको नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन मिली थी, तो जहां पर इक्विवेलेंट वर्ड था वहां पे नंबर ऑफ मोल्स कर दीजिए, बाकी सारा डेफिनेशन नॉर्मेलिटी का क्या हो जाएगा, मोलैरिटी का हो जाएगा। तो पहले मैं आपको एक लाइन में लिख के बता देता हूं, द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, या सिंपली केवल मोल भी लिख सकते हो, ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर of solution. The number of gram moles of solute present in 1 liter of solution. ख्याल रहे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। नॉर्मेलिटी में क्या था, ग्राम मोल्स की जगह इक्विवेलेंट वेट था। क्लियर, तो ये हो गया आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी को किससे डिनोट कर रहे हो, कैपिटल एम से। इसका मतलब है एम की जगह हम क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। और एक और डिफरेंस, कैपिटल ई की जगह हम यहाँ पर एम डैश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एम है बेटा, ये एम डैश है। एम तो मोलैरिटी का रिप्रेजेंटेशन है, तो ये एम डैश क्या है, एम डैश को मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये आपके सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट है। क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। और कैपिटल ई क्या था, इक्विवेलेंट वेट। तो जब इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है वेट के साथ तो नॉर्मेलिटी, और जब मॉलिक्यूलर वेट दिया है मास के साथ तो मोलैरिटी। सोल्यूशन उसमें भी 1 लीटर है, सोल्यूशन इसमें 1 लीटर है। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बस आप अपने उसी कंफ्यूजन को इस तरह से दूर करेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब ये हो गया किसका डेफिनेशन आपका, मोलैरिटी का। फिर से देख लें, मोलैरिटी को एक्सप्लेन करना है तो क्या आपने बोला कि मोलैरिटी को एम से डिनोट करते हैं। नॉर्मेलिटी की तरह मोलैरिटी के भी सारे टर्म्स होते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है, नॉर्मेलिटी में सोल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे और 1 लीटर सोल्यूशन लेंगे। मोलैरिटी में क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स लिया और 1 लीटर सोल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन को मोलैरिटी की डेफिनेशन में कैसे चेंज करेंगे आप, ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड हटा के, इक्विवेलेंट वर्ड हटा के खाली मोल कर दीजिए, ग्राम मोल, बस सारा कुछ हो जाएगा मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी एन से डिनोट होती है, मोलैरिटी एम से डिनोट होती है। मोलैरिटी का फार्मूला क्या हो गया, W इंटू
2000 अपॉन m डैश इंटू सॉल्वेंट इन ml। इसका मतलब क्या होता है, आपने ये जो फार्मूला लिखा है यहाँ अगर हम कैपिटल E कर दें तो ये नॉर्मेलिटी हो जाएगा, और m डैश को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। तो E की जगह अगर मॉलिक्यूलर वेट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी हो जाएगा। मैं इसी क्वेश्चन आपको मोलैरिटी के टर्म में कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, जितना सिमिलरिटी आप दिखाओगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा, और नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का डिफरेंस भी उतना क्लियर होगा। अब देखो बेटा, 5.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व इन 700 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। क्लियर क्या हो जाएगा, मोलैरिटी, कैपिटल M हो जाएगा। ओके, मोलैरिटी डिफाइन करना है तो क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको क्या फार्मूला यूज करना, ये फार्मूला यूज करना। तो आपको क्या चाहिए मोलैरिटी निकालने के लिए, सॉल्वेंट कितना ml है, आपने बोला दिया है भाई, आपने बोला सोल्यूट का क्या अमाउंट है, कह रहे ये भी दिया है, कह रहे ये मॉलिक्यूलर मास भी चाहिए, कह रहे आप निकाल लो खुद से मॉलिक्यूलर मास, तो आपको भी निकालने आता है, सारे एटम के मास को ऐड कर दो, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके आंसर में क्या करते हैं, गिवन करते हैं। अगर आप गिवन करना सीख लेते हैं तो क्वेश्चन और इजी हो जाता है और आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। हम आप जल्दीबाजी में ये गिवन वैल्यू नहीं करते, डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बल्कि अगर आप पहले सारे वैल्यू को जो दिया है एक साथ कर देंगे तो बार बार क्वेश्चन को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गिवन में देखिए क्या दिया है, W आपका दे दिया है 5.8 ग्राम, ओके, और सॉल्वेंट कितना दे दिया है आपका 700 ml दे दिया, ओके। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना पड़ेगा, तो मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का कितना हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने बोला ना 100 आया था, कैसे आया था, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन का 48, तो ये सब मिलाकर कितना हो जाएगा 100। अब आप इस फार्मूले का यूज करो, ओके, मोलैरिटी इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान दीजिए, अब मोलैरिटी में यही सारा करना, बस मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे कर दीजिए इक्विवेलेंट वेट की जगह। मॉलिक्यूलर मास कितना है 100, इक्विवेलेंट वेट कितना था 50। अगर आप यहाँ पे 100 कर दो तो बस हो गया आपका आंसर। अब ये n की जगह हम क्या कर दें, m कर दें, लीजिए जो भी आंसर आएगा वो किसमें हो गया, तो n को m में कैसे आपने चेंज कर लिया, तो आपने कहा n और m में बस इतना ही तो डिफरेंस था, इक्विवेलेंट वेट की जगह मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे, बाकी सब कुछ तो एक जैसा। ये रहा आपका मोलैरिटी का क्वेश्चन हो गया, ये मोलैरिटी का फार्मूला हो गया, मोलैरिटी की डेफिनेशन हो गई, और ये ऊपर वो कॉन्सेप्ट है जिससे आप मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में कन्फर्म हो जाए कि क्या नॉर्मेलिटी है क्या मोलैरिटी है। नॉर्मेलिटी में क्या था, सोल्यूट ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूशन 1 लीटर, मोलैरिटी में क्या है, सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूशन 1 लीटर। सिमिलरिटी दोनों में क्या है, दोनों में सोल्यूशन 1 लीटर है, दोनों वॉल्यूम रिलेटेड है। फिर द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। फार्मूला ये मोलैरिटी में किसी भी सब्सटेंस को जब आप सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हो तो उसका अमाउंट एज कंपेयर टू सॉल्वेंट तो आपको पहले से भी पता है कि कम होता है। तो जो अमाउंट आप सोल्यूट का डिसॉल्व कर रहे हो सॉल्वेंट में टू मेक ए सोल्यूशन, तो उसको हम नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के टर्म में कैसे एक्सप्लेन किए थे। तो आपने पिछले क्लास में बोला कि सर नॉर्मेलिटी अगर कैलकुलेट करना है तो उसमें सोल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट ले लेते हैं और सोल्यूशन 1 लीटर यूज़ करते हैं, और अगर मोलैरिटी कैलकुलेट करना है तो सोल्यूट का हम नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, सोल्यूशन 1 लीटर लेते हैं। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला था वो ये था, मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते थे, M इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन M डैश इंटू सॉल्वेंट, सॉल्वेंट किसमें आपने लिया था ml। ये M डैश क्या था, तो आपने बोला M डैश को कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, और W क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट। आपने बोला था, एक एग्जांपल फिर मैं आपको हल्का सा हिंट करता हूं कि अगर 40 ग्राम NaOH is dissolved in
700 ml ऑफ वाटर, 40 ग्राम NaOH 700 ml वाटर में डिसॉल्व किया गया है। तो आप इस सोल्यूशन की मोलैरिटी कैसे बताओगे? आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। मोलैरिटी के फार्मूले को अगर आप देखो तो यहाँ पर m डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉलिक्यूलर वेट को। तो सबसे पहले हम ये जो सोल्यूट आपका है, ये सोल्यूट क्यों है, ये क्यों नहीं सोल्यूट है? तो आपने बोला इसका अमाउंट कम है और इसका अमाउंट ज़्यादा है, तो जो लो अमाउंट में होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है, उसी को हम सोल्यूट कहते हैं। और मैंने बताया कि सोल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो जब भी आपसे पूछेगा कंसंट्रेशन तो आप सोल्यूट के बेसिस पे बताते हैं। तो अब अगर आप इसका आंसर करो तो आप देखो W इज इक्वल टू आपको 40 ग्राम दिया है, मास ऑफ NaOH अगर आपको निकालना है m डैश, तो सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो NaOH का मास कितना हो जाएगा आपका? 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40। अब आप वैल्यू पुट करो फार्मूले में, m इज इक्वल टू W कितना? 40 इंटू 1000 अपॉन m डैश की वैल्यू कितनी आपकी आई? 40 इंटू 700। अब आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर आएगा कैपिटल M, या इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। ये फार्मूला जो आपको मिला है, इसमें आप डायरेक्ट मोलैरिटी को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला और भी लिख सकते हो। क्या? m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसको हम सिंपली n इज इक्वल टू W बाई m में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। W बाई m जो ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप 40 ग्राम क्या लिए हो? NaOH लिए हो, और इस NaOH का मॉलिक्यूलर मास आपने कितना निकाला? 40। तो अगर आप इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो तो ये आएगा 40 अपॉन 40 इज इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम सेपरेटली कैलकुलेट किस फार्मूले से करते हैं? वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी क्वेश्चन में टर्म में अगर नंबर ऑफ मोल आपका आता है, अगर वो डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल दे दिया है तो कोई बात नहीं, अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है तो भी आप नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी n इज इक्वल टू W बाई m। आप यहाँ फार्मूले में देखो, यही तो है आपका नंबर ऑफ मोल्स, W अपॉन m डैश, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। तो अगर वेट मॉलिक्यूलर वेट दिया है तो आप ऐसे इंडिविजुअल इनकी वैल्यू कर सकते हो, और अगर डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स निकाल करके आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करना है तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हो। तो ये रहा आपका मोलैरिटी